नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 23 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के मैथमेटिक्स एंड साइंस पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से चौथे शिफ्ट के मैथमेटिक्स एंड साइंस पेपर का आप पेपर सोल्यूशन देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ प्राइमरी के सभी शिफ्ट के पेपर के अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 199/30 से छोटी है। चलिए विकल्पों में चलते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी संख्या चारों विकल्पों में से जो कि 199/30 से छोटी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 दूनी 10, 10 + 3 13/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18 और 5 23/6 हो जाएगा। इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 यानी कि ये देखिए क्या हो जाएगा 13×6 = 78 और प्लस ये हो जाएगा 23×5 = 115। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 हाथ में 1 7 1 8 और 1 9 हो जाएगा और एक ये रहेगा बटे 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 193/30 आ रहा है जो कि इससे छोटा है। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था तो अब आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। जब पहला ही हमें छोटा मिल गया तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे मैं चेक ही नहीं करूंगा क्योंकि यही सेटिस्फाई कर रहा है। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ए बी और सी विभिन्न अंकों को व्यक्त इस प्रकार करते हैं कि b एक अभाज्य संख्या नहीं है। यदि ab × 5 = CAB तो a + c का मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, हमें ये कंडीशन दे दिया गया है कि ab × 5 = इसका मान क्या दिया गया CAB। यहां पर देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि CAB तीनों का गुणा है। अब देखिए इस AB से AB कट जाएगा यानी C का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। C का वैल्यू 5 आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, कहा क्या जा रहा है कि यहाँ पर जो b था वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब अभाज्य संख्या, और यहाँ पर यह भी कहा गया कि a b c ये तीनों क्या है अंक हैं। अंक क्या होता है 1 से लेकर के 9 डिजिट के बीच में जो भी संख्याएं आती हैं अंक आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे अंक बोला जाता है। ठीक है, तो b जो कहा जा रहा है वो अभाज्य नहीं है। यानी b का मान क्या क्या हो सकता है 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 अभाज्य होता है। उसके बाद से क्या हो सकता है 3 भी नहीं होगा, 3 अभाज्य होता है। 4 से शुरू करेंगे 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, उसके बाद से 8 हो सकता है, उसके बाद से 9 हो सकता है। बस इतना ही हो सकता है b का मान। ठीक है, तो इस कंडीशन को भी हमें देखना है। अब जब b का मान इतना है तो a के बारे में कोई भी कंडीशन नहीं बताया गया कि a का मान भाज्य होगा या फिर अभाज्य होगा, क्योंकि b के मान से तो हमें कोई मतलब ही नहीं था ना, क्योंकि ये तो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। प्रश्न में तो हमसे a + c का मान पूछा गया था, c का मान हमने निकाल लिया है, अब बस a का मान निकालना है। यानी कि a का मान क्या हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर के 9 अंक के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं मान ले रहा हूं इनकेस a का मान, क्योंकि a + c का मान निकालना था, c तो हमारा फिक्स हो गया कि c का मान 5 होगा। जब a का मान अगर मैं 1 लेता हूं, a का मान मैं 1 लेता हूं तो इसका मान क्या आ जाता है, इसका मान आता है 1 + 5 यानी कि 6। दिए गए विकल्प में देखिए 6 नहीं दिया गया है। अगर a का मान मैं 2 लेकर के चलता हूं तो 2 + 5 यानी कि 7 हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 7 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगर मैं a का मान 3 लेता हूं तो 8 हो जाएगा, उसके बाद से 4 लूंगा तो 9 हो जाएगा। संख्याएं बढ़ती रहेंगी और 7 ही यहां पर मैक्सिमम दिया गया, यानी कि ये कंफर्म हो गया है कि अब a का मान जो होगा वो फिक्स हो गया कि 2 ही हो सकता है। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 7 इसका अप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस कथन की पहचान कीजिए जो सत्य नहीं है। निगेटिव सेंस में पूछा गया है। पहला दिया गया 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से यानी कि अनंत अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। 1/3 और 1/2 के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे कि देखिए 1/4 मैं लिख दूं, फिर उसके बाद से 1/5 मैं लिख दूं, फिर 1/4.5 लिख दूं, 1/5.2 लिख दूं। इस तरह अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। अगला विकल्प दिया गया है, एक धनात्मक परिमेय संख्या तथा एक ऋणात्मक परिमेय संख्या के बीच सदैव
एक पूर्ण संख्या होती है। तो मान लीजिए कितना भी मैं छोटा से छोटा धनात्मक संख्या ले लूं, मान लीजिए मैं 1/2 ही ले लेता हूं और एक ऋणात्मक ले लेता हूं 1/2, मतलब कि एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो इसके बीच में जीरो आएगा ही आएगा, और जीरो जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है। यानी कि कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा आप धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या लीजिए, दोनों के बीच में एक पूर्ण संख्या कम से कम जीरो तो आएगा ही आएगा। यानी ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। चूंकि सही है इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तीसरा विकल्प देखिए, प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि कोई भी एक ऐसा परिमेय संख्या जो कि शून्य नहीं है, जैसे कि मैं मान लेता हूं 1/2 एक परिमेय संख्या मैं मान ले रहा हूं, तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। जाहिर सी बात है इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/1, यानी जिसका गुणा करने पर हमें गुणनफल 1 मिले वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम बोला जाता है। तो चाहे आप कोई भी भिन्न संख्या लें, प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम होता ही है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ऐसी दो परिमेय संख्याओं के एक युग्म का अस्तित्व जिसके बीच में केवल एक ही परिमेय संख्या होती है। तो ऐसा कोई भी अस्तित्व है ही नहीं। कहा जा रहा है कि दो ऐसे परिमेय संख्याओं के युग्म का अस्तित्व जिसके बीच में केवल एक ही परिमेय संख्या होती है। तो ऐसा कोई भी युग्म नहीं है जिसमें केवल एक ही परिमेय संख्या हो, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव था, और चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से पूरी तरीके से विभाजित होती है वो 6 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। और 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इसके अंत में 0 या फिर कोई भी सम संख्या है तो वह 2 से विभाजित होगी, यानी ये दोनों तो 2 से विभाजित होगी। एक बार 3 से विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सभी अंकों को जोड़ देने से जो हमें योग प्राप्त होगा वो 3 से अगर विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। देखिए 5 3 8, 8 6 14, 14 3 17, 17 6 23, 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी ये 6 से भी विभाजित नहीं होगा। ये देखिए 6 4 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 6 24, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी 6 से भी विभाजित हो जाएगा, और 2 से तो हो ही रहा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा व्यंजक दिए गए इससे अधिक है। ठीक है, तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और गुणे 12 दिया गया, यानी कि 24 दिया गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न विकल्प में से कौन सा 24 से अधिक होगा, वही हमारा उत्तर होगा। तो चलिए पहले वाले से ही वेरीफाई करते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से मझोले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये -3 है और ये -2 है, यानी कि -5 हो जाएगा, -5। उसके बाद जब बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो +5 हो जाएगा, और 6 × 5 यानी कि 30 आएगा। और इसका मान कितना आया था, इसका मान 24 आया था, यानी कि 30 जो है वो 24 से अधिक है, यानी पहला वाला ही अधिक होगा, पहला वाला ही विकल्प इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% बट्टा यानी छूट देता है, उसका लाभ या फिर हानि प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, मैं मान ले रहा हूं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। अब 100 रुपया के जगह पर वो 30% अधिक अंकित करता है, उसका प्रिंट रेट 30% अधिक तय करता है। तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 130%, यानी कि 130 रुपया वो MRP तय कर देता है। ठीक है, MRP उसने कितना तय कर दिया, 130 रुपया। अब देखिए 130 रुपये पर वो 20% छूट दे देता है, यानी कितने में बेचेगा, 80% में बेचेगा, क्योंकि 20% छूट दे दिया था। अब इसका प्रतिशत में था तो 100 में से मैंने भाग दे दिया, और 13 × 8 यानी कि इसका मान आ जाएगा 104। 100 रुपये में खरीदा था और 104 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हुआ, 4 रुपये का फायदा हुआ। और चूंकि 100 रुपये पर था तो ये 4% डायरेक्टली हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, यानी लाभ होगा कितने का, 4%। विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी प्रिज्म का आधार एक पंचभुज है, इस प्रिज्म के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्याओं का योग क्या होगा। स्क्रीन पर आप पंचभुजाकार प्रिज्म का इमेज देख सकते हैं। सबसे पहले फलक की संख्या हम लोग निकालें तो देखिए टोटल फलक कितने होंगे, ये एक फलक, दूसरा फलक ये वाला, 2 फलक हो गया। इसके बाद से देखिए इसके जस्ट पीछे वाला ये डॉटेड वाला ये वाला पार्ट, तीसरा फलक ये हो गया, और ये वाला डॉटेड वाला चौथा फलक हो गया, और ये जस्ट पीछे इसके ये 5वां फलक हो गया। टोटल 5 हो गया। उसके बाद से देखिए ऊपर वाला एक छत और नीचे वाला एक फर्श, 5 और 2 7 टोटल फलक हो गए। फलक कितने हो गए, ध्यान दीजिएगा, फलक हो गए आपके 7। उसके बाद से अगर हम लोग इसके किनारों की बात करें, किनारा यानी कि भुजा की बात कर रहा हूं मैं, किनारों की बात करें तो कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर कितना है, 5 ऊपर 5 नीचे 10 हो गया। उसके बाद से 1 2 3 4 5
5 ऊपर 5 नीचे और 5 साइड में, यानी कि 15 किनारे हैं, 15 भुजाएं हैं, ठीक है। उसके बाद से शीर्ष की अगर बात करें कोने की, तो 1 2 3 4 5, 5 ऊपर और ठीक 5 नीचे, यानी कि शीर्ष की अगर हम लोग बात करें तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 ऊपर 5 नीचे यानी कि 10। अब तीनों को जोड़ने के लिए बोला गया था, तीनों का योग बोला गया था, तो देखिए 10 और 15 25 और 7 32 उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 32 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी परस्पर समकोण पर संविभाजित करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इस प्रकार से चतुर्भुज बनाता हूँ, तो ए बी सी और डी, तो क्या कहा जा रहा है कि ए सी यानी इसका ये विकर्ण और बी डी यानी ये विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समकोण पर संविभाजित करते हैं, तो चतुर्भुज कौन सा होगा? तो ये सम चतुर्भुज में समकोण पर एक दूसरे को बराबर बराबर विभाजित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सम चतुर्भुज इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण के दुगने से 30 अंश कम है तो वह कोण क्या होगा? मान लीजिए कि मैं मान ले रहा हूं कि वह कोण x है, तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा? इसका संपूरक हो जाएगा 180 माइनस x। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि संपूरक कोण के दोगुने से 30 कम है, यानी इसका दुगना, और ये वाला जो है x जो है वो 30 कम है। तो जब 30 कम है, अगर मैं यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह लगाया हूँ, यानी इधर 30 जोड़ दूंगा तब ये पूरी तरीके से बराबर हो जाएगा, यानी हमारा इक्वेशन ये बन गया। अब इसको देखिए, ये हो जाएगा x प्लस 30 और बराबर ये क्या हो जाएगा 18 दूनी 36 यानी 360 माइनस 2x। माइनस 2x को मैं इधर पक्षांतर कर रहा हूँ और x जुड़ करके 3x हो जाएगा, और 30 360 में से 30 घटेगा तो 330 बचेगा, ठीक है। x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा आपका 110 अंश। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 110 अंश इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है। इस त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का योग क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए 2 3 5 5 10, 10x बराबर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 18 अंश, ठीक है। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 18 अंश, यानी कि सबसे छोटा वाला कोण ये वाला होगा 18 गुणे 2 यानी 36, और सबसे बड़ा कोण ये वाला होगा 18 25 90, दोनों को जोड़ दीजिए 6 और 126 अंश हमारा उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव सेंस में पूछा गया। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज के सभी कोण न्यून हो सकते हैं। न्यून कोण यानी कि जिनका मान 90 अंश से कम है, तो बिल्कुल हो सकते हैं। एक त्रिभुज जिसके तीनों कोण अगर 60-60 अंश है तो तीनों न्यून कोण हैं, और तीनों का योग 180 अंश भी हो रहा है, यानी ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, सही होता है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, एक त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ अधिक कोण का मान क्या होता है? जिसका मान 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से कम हो, ठीक है। मान लीजिए ये 120 अंश का कोण है, तो अब जो दो शेष कोण बचे हैं उनका योग कितना हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 60 ही तो हो सकता है, क्योंकि तीनों का योग तो हमें 180 अंश लाना है, यानी कि जो दो कोण बचे हैं उनका मैक्सिमम मान 60 में दो कोण को बांटना है, यानी कि ये फिक्स हो गया कि एक जो कोण होगा एक त्रिभुज में वो एक ही केवल अधिक कोण हो सकता है, तो ये भी विकल्प बिल्कुल सही है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है, ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? अब इसी त्रिभुज में मान लीजिए ये 120 अंश का कोण था, ठीक है, और ये मान लीजिए कि 30 अंश का ये कोण हो गया और 30 अंश का ये कोण हो गया, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग, तो मान लीजिए ये कोण और ये कोण मैं मान ले रहा हूं, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कहा जा रहा है कि तीसरे कोण से बड़ा होता है, तो क्या 60 तीसरा कोण 120 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, छोटा है। ये विकल्प कह रहा था बड़ा होता है, इस वजह से निगेटिव है, और चूंकि निगेटिव है इसलिए हमारा उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है और इसके बराबर कौन सा विकल्प है ये हमसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर अरेंज करना चाहूँगा। देखिए, ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को मैं एक साथ पहले लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? 1 + xy हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद से देखिए, ये x और ये x² y, इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो मैं x को कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा? 1 + xy बचेगा, ठीक है। अब देखिए, नीचे वाले में मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूं। पहले माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो अब क्या बन जाएगा?
एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस का 2x मैं साथ में गुणनखंड भी करता चल रहा हूँ, ठीक है। माइनस का 3x प्लस x देखिए करेंगे तो 2x ही आएगा माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये प्लस में था तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए पहले एज इट इज मैं इसको उतार ले रहा हूँ, और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 प्लस एक्स वाई दोनों में था तो मैंने कॉमन ले लिया, और उसके बाद से दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है प्लस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक्स मैं कॉमन लेता हूँ तो एक ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस एक्स बचेगा। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब देखिए 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट जाएगा, और ये वाला जो माइनस है पहले यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक है। तो अब हमारा उत्तर क्या बचा, अब हमारा उत्तर बच गया 1 प्लस एक्स वाई, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस से मैं जब गुणा कर दूंगा नीचे वाले में तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स वाई बटे 3 माइनस एक्स दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखिए एक्स वाई और जेड का मान दिया गया है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। देखिए इस व्यंजक में सभी की वैल्यू दी गई है, एक्स वाई जेड सबका मान रख दीजिए। देखिए एक्स क्यू पहले दिया गया तो एक्स का मान -3 है, तो -3 का क्यू करेंगे तो -27 हो जाएगा, 27 गुणे 2 यानी -54, और -54 में वाई यानी कि 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 108 माइनस में, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये -3xy² दिया गया है, y का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, गुणे x यानी कि -12, और 12 और -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से देखिए -zx² है, तो z का मान है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा, और -x यहाँ पर दिया गया है, यानी कि -3 से जब गुणा करेंगे तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए इसको सॉल्व करिए, क्या दिया गया है, x² प्लस में x² यानी कि ये 9 हो जाएगा। उसके बाद से z का मान 9 × 5 = 45, उसके बाद से y का मान 45 दूनी 90 हो जाएगा। अब देखिए सबको जोड़ देता हूँ मैं, 6 5 11, 11 का एक हाथ में 1, 3 1 4, 4 7 11, 11 9 20, 201 में से 108 को घटाना है, ठीक है। चलिए घटाते हैं, 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ बचा 9, 9 में से ये 9 एज इट इज उतर जाएगा, और ये कट जाएगा, यानी कि 93 हमारा उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 93 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखिए एक व्यंजक ये दिया गया है और एक व्यंजक ये दिया गया है। कहा जा रहा है कि इनके गुणनफल में यदि x² का गुणांक a है और x का गुणांक यदि b है तो a माइनस b का मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, इसको गुणा करने के लिए बोला जा रहा है, और इसमें x² का जो गुणांक होगा उसका मान a दिया गया है, और जो x का गुणांक होगा उसका मान b दिया गया है, और दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो क्या इसे पूरा गुणा करने की आवश्यकता है? नहीं। देखिए किस किस से हमें x² मिलेगा। एक तो पहले हम लोग इसका इस 8 में गुणा कर दे तो x² मिल जाएगा। एक देखिए अगर मैं x² का इस 4 में गुणा कर दूं तो x² मिल जाएगा, और तीसरा क्या मिलेगा, देखिए x का इस x में गुणा करेंगे तो x² मिलेगा। चलिए तीनों को मैं गुणा करता हूं। देखिए सबसे पहले 2x² यानी इसका मैं 8 से गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा। उसके बाद से देखिए -5x + 7x यानी माइनस का 35x²। उसके बाद से देखिए -4 और x² का जब गुणा करेंगे तो यानी कि -4x², तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -39x², और ये हो जाएगा 16x²। इसको जब घटाएंगे तो x² का गुणांक कितना आएगा, 23 आएगा माइनस में, यानी कि यही हमसे बोला गया था कि x² का गुणांक a था, यानी अब हमें a का मान पता चल गया। a का मान कितना होगा, -23। a का मान कितना होगा, -23, ठीक है। चलिए a का मान हमने निकाल लिया, a का मान है -23। अब b का मान निकालते हैं। b क्या है, x का गुणांक है, तो x का गुणांक हमें कैसे मिलेगा, देखिए इसका गुणा अगर मैं इस 8 से कर दूं और इस 7x का गुणा मैं 4 से कर दूं तो हमें x का गुणांक मिलेगा। इसके अलावा कोई भी x वाला टर्म नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 8 × 5 = 40 यानी कि -40x, और ये करेंगे तो 7 × 4 = 28 माइनस का 28x, यानी कि x का गुणांक क्या आएगा, -68 आएगा। अब x का गुणांक ही b था, यानी b का मान हमें कितना मिल गया, -68 मिल गया। अब हमसे a - b पूछा गया है, यानी कि देखिए a का मान मैं कितना रखता हूँ, -23 रखता हूँ, और माइनस का और -b के जगह पे b के जगह पे हमें कितना रखना है, -68 रखना है। इसको देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा या फिर प्लस हो जाएगा, यानी कि 68 में से अब 23 घटाना है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 45 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए एक व्यंजक दिया गया है और इसके आधार पर हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन से हम लोग x का मान निकाल लें और इसमें रख देंगे तो पूरा इसका मान क्या होगा हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। पहले इसको देखिए अंदर गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा 21x प्लस 12 बराबर -4x-8। ये -4x इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा यानी 25x, और ये माइनस का 12 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा 20 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आएगा -20/25, 5 से काट देंगे तो 4 और ये 5 बार में -4/5 x का मान आएगा। ठीक है, अब दिए गए इक्वेशन में x का मान -4/5 रख देते हैं, तो 5 गुणे -4/5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, ये 5 से 5 कट जाएगा यानी कि क्या बचा -4 प्लस 8/3, यानी कि 4/3 हमारा उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 4/3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक घनाभाकार पानी की टंकी के आधार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः आपको दी गई है। ठीक है, और ये हमसे बोला जा रहा है कि 50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ को, जिसमें शीर्ष के पृष्ठ को यानी छत वाला जो पार्ट है, टंकी के ऊपर वाला जो पार्ट है, उसको छोड़ते हुए पेंट लगाने का खर्चा कितना होगा। तो सबसे पहले हम तो टोटल एरिया निकाल लेते हैं मीटर स्क्वायर में, और पर मीटर स्क्वायर का दाम यहाँ पर 50 रुपये दिया गया है। तो टोटल मीटर स्क्वायर में जितना भी एरिया आएगा सभी पृष्ठों को मिला करके उसमें 50 से गुणा कर देंगे तो टोटल खर्चा हमें पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर घनाभाकार टंकी कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए इस प्रकार से कुछ घनाभाकार टंकी होगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को नहीं रंगना है अंदर से, बाकी सभी पार्ट को रंगना है। यानी कि देखिए अगर हम लोग इस नीचे वाले फर्श का अगर हम लोग एरिया निकालें इस वाले पार्ट का तो क्या हो जाएगा, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, यानी कि एक तो हमें लंबाई गुणे चौड़ाई करना होगा। लंबाई कितना दिया गया, देखिए 12 और चौड़ाई 8 है, यानी कि 96 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। उसके बाद से देखिए इस वाले दीवार का अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इस वाले दीवार का हो जाएगा, देखिए ये ऊंचाई या फिर गहराई है और ये चौड़ाई है, यानी चौड़ाई और ऊंचाई या फिर गहराई, यानी कि 8 चौक 32 हो जाएगा। और 32 गुणे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये आयताकार था तो जितना ये था उतना ही ये सामने वाला होगा, तो ये भी 32 ही हो जाएगा, यानी 2 से मैं सीधे गुणा कर दे रहा हूँ, यानी कि इसका मान 64 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ये जो सामने वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है पूरा, इसका क्या हो जाएगा, ये लंबाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया, यानी कि 12 और गुणे 4 हो जाएगा, 12 चौक का 48, और इसके जस्ट पीछे वाला दीवार यानी ये वाला दीवार इसका भी 48 हो जाएगा, यानी कि 48 48 96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सबको मैं जोड़ता हूं तो 4 6 10 10 6 16 का 6 हाथ में 1, 10 और 6 16 16 9 25, 256 मीटर स्क्वायर टोटल होगा। क्योंकि मैं ऊपर वाले को नहीं ले रहा हूं, क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाले पृष्ठ को छोड़ते हुए बोला गया है। 256 मीटर स्क्वायर टोटल यहां पर एरिया आ गया। अब प्रति मीटर स्क्वायर का खर्चा 50 रुपये है, तो टोटल 256 में मैं 50 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 और 5 6 30 के 0 हाथ में 3 50 25 और 3 28 और 5 2 10 और 2 12, 12,800 रुपया टोटल खर्चा आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2 लंब वृत्तीय बेलनों के आधारों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 दिया गया है। उनकी ऊंचाइयों में 4:5 का अनुपात है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr × h होता है। ये दोनों तो कांस्टेंट है तो इसको हटा दीजिए, बचेगा RH, यानी कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, R1H1 डिवाइडेड बाई R2H2। ठीक है, R1H1 का अनुपात कितना दिया गया, 3:4, तो 3/4 और गुणे H1 अनुपात H2 का मान कितना दिया गया, 4:5, 4 से 4 कट जाएगा, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 3:5। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, तार के 2 टुकड़े हैं, प्रत्येक की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग बनाया गया तथा दूसरे टुकड़े से एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है। देखिए दोनों तारों की लंबाई 30 सेंटीमीटर ही दी गई है, यानी कि इसी को मोड़ करके आयत वर्ग भी बनाया गया है और इसी को मोड़ करके समबाहु त्रिभुज भी बनाया गया है। यानी कि जो ये परिमाप होगा वो त्रिभुज का और साथ ही साथ वर्ग का परिमाप होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्ग को जब हम लोग बनाए हैं तो इन परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, यानी कि इसकी एक भुजा का माप क्या हो जाएगा, 30/4 हो जाएगा।
और हमसे पूछा गया था कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसका देखिए 2 से मैं काट दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये एक वर्ग की भुजा हो गई, तो भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता चल गया। साथ ही साथ समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक 30 सेंटीमीटर तार के को ही तो मोड़ करके बनाया गया है। जब परिमाप 30 सेंटीमीटर है और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज में, यानी एक भुजा का माप कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भुजा की जगह अगर हम लोग 100 रख दें, 10 रख दें, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 को इस 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 25√3। अब हमसे दोनों का अनुपात पूछा गया था, यानी कि देखिए क्या हो जाएगा 225/4 डिवाइडेड बाई 25√3। तो ये देखिए 25 से इसको काटेंगे तो 9 बार में जाएगा और ये इधर आकर के गुणा हो जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या आएगा 9/4√3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया 9:4√3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पासों के एक युग्म को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर आई संख्याओं के गुणनफल का एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है। ध्यान से समझिएगा, 2 पासे हैं तो एक पासे पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं, तो यही अंक आएंगे केवल। ठीक है, और दूसरे पासे पर भी केवल यही अंक आ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों पासों पर आए हुए अंकों का गुणनफल अभाज्य संख्या हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी प्रायिकता होगी। तो देखिए अगर पहले पासे पर 1 आ गया और दूसरे पासे पर भी 1 आ गया तो इनका गुणनफल 1 होगा। ठीक है, लेकिन 1 जो है ना तो भाज्य माना जाता है ना अभाज्य माना जाता है, इसलिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 1 अगर पहले पासे पर आता है और दूसरे पासे पर 2 आता है तो इसका गुणनफल 2 होगा, जो कि 2 एक अभाज्य संख्या है। तो एक टर्म तो ये हो गया। अगर 1 और दूसरे पर 3 आ जाता है तो भी 3 गुणनफल होगा, जो कि एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से पहले पर 1 आए दूसरे पर 4 आए तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार से एक पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर 5 आ जाए तो इनका गुणनफल 5 होगा, जो कि एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से पहले पर 1 और दूसरे पर 6 आ जाए तो 6 गुणनफल होगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए 2 वाले से ज्ञात करिए, 2 अगर पहले पे आ जाए और दूसरे पे 1 आ जाए तो क्या हमें उत्तर मिलेगा, इनका गुणनफल 2 मिलेगा, जो कि एक अभाज्य संख्या है। अब 2 आ जाए पहले पर और दूसरे पर 2 आ जाए तो 4 हो जाएगा गुणनफल, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार से देखिए पहले पर 2 आ जाए और दूसरे पर 3 आ जाए तो 6 हो जाएगा गुणनफल, जो कि अभाज्य नहीं है। पहले पर 2 और दूसरे पर 4 आ जाए तो 8 हो जाएगा, उसके बाद से 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, यानी ये नहीं आएगा। 3 से देखिए 3 पहले पर 3 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए तो इसका भी गुणनफल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि एक अभाज्य संख्या है। 3 × 2 6 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, ये सभी अभाज्य संख्या नहीं थी। 4 अगर आ जाए तो देखिए 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। 4 दूनी 8, 12, 16, 20 और 24 ये सभी अभाज्य संख्या नहीं है। अब अगर 5 देखें पहले पर 5 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए तो 5 × 1 यानी 5 आएगा, जो कि एक अभाज्य संख्या है। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 50 25, 5 छक 30, ये सभी अभाज्य नहीं है। उसके बाद से 6 देखिए, 6 का जब 1 से गुणा करेंगे, पहले में 6 और दूसरे में 1 आ जाए तो इनका गुणनफल करेंगे तो 6 आएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। और 6 का जब अन्य से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 6 तिहरी 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 छक 36, ये सभी अभाज्य संख्या नहीं होती। यानी टोटल कंडीशन कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 और 6 टोटल कंडीशन बनेंगे। और कुल अंकों के गुणनफल होने की संभावना कितनी रहेगी, तो चूंकि 2 पासे हैं तो 6 का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 36 हो जाता है, यानी कि 6/36 1 से 6 बार में जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या आएगा दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 1/6 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है 5 प्रेक्षणों यहाँ पर दिए गए हैं, इनका माध्य 11 है, तो बीच के 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो इन सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए पहले तो 5x मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, उसके बाद से 1 2 3 3 6 6 12 और 8 20 डिवाइडेड बाई 5 था तो इसका मान 11 दिया गया है। यहाँ से मैं 5 कॉमन लेके काट दे रहा हूँ तो x + 4 = 11 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए x का मान 7 आ गया। अब हमसे बीच के 3 का पूछा गया था माध्य, तो बीच के 3 x का मान 7 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 7 6 13 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 9 10 23 और 9 23 और 9 32 हो जाएगा, 32/3 हो जाएगा इसका माध्य। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षिका ने 56 और 22 के योग का परिचय इस प्रकार से कराया। उसने सबसे पहले 56 + 22 में इन्होंने किया क्या है कि 5 दहाई है, यानी कि 5 दहाई यानी 50 ये हो गया, और 6 इकाई है, तो इस प्रकार से इन्होंने दहाई और इकाई में तोड़ दिया। इसी प्रकार से देखिए 2 दहाई है, 2 दहाई का मतलब 20 हो गया, और 2 इकाई का मतलब 2 इन्होंने अलग जोड़ दिया है, और फिर उसने दहाई और इकाइयों को जोड़ा। शिक्षिका ने कौन सी रणनीति अपनाई, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ये संख्याओं का वियोजन है। क्या है? संख्याओं का वियोजन। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य पर विचार करें। दिया गया है, विद्यार्थी एक हस्तचालित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पर 10 सरल अंकगणितीय समस्याओं का सटीक रूप से जल्दी से पूरा करने में सक्षम होंगे। यह उद्देश्य संबंधित है। देखिए सटीक की बात की गई है, बिल्कुल एग्जैक्ट की बात की गई है, यानी कि जिस भी विकल्प में यथार्थता से संबंधित उत्तर होगा वही वाला हमारा उत्तर होगा। साथ ही साथ यहाँ पर कैलकुलेटर की बात की जा रही है, यानी क्रियात्मक पक्ष है, कुछ ना कुछ हमें हाथों का इस्तेमाल करना होगा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर को चलाने के संदर्भ में। तो पहले तो भावात्मक पक्ष दिया गया, उन सबको काट दीजिए, 2 विकल्प तो हमारे उत्तर हो नहीं सकते। बच्चे 2 विकल्प। पहले विकल्प में देखिए मनोक्रियात्मक पक्ष के अभिव्यक्ति स्तर की बात की गई, तो इसमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, एक तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात नहीं की गई है, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा देखिए मनोक्रियात्मक तो होगा ही होगा, साथ ही एग्जैक्ट की बात की गई थी, यही मैं कह रहा हूँ सटीक की बात की गई थी, यानी यथार्थ स्तर कैलकुलेटर से बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर तक बच्चा पहुंच रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सुश्री रीना ने एक उपकरण को विकसित किया जो कि उसके छात्रों के व्यवहार जैसे कि कक्षा के क्रियाकलापों में भाग लेना, दिए गए कार्य को पूरा करना, समस्या सुलझाने का कौशल, नियमितता इत्यादि का रिकॉर्ड अभिलेख करेगा। यहाँ पर देखिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं कि उसने क्रियाकलाप में भाग लिया है या नहीं, कार्य को पूरा किया है या नहीं, समस्या को सुलझाया है या नहीं, और कितना प्रेजेंट रहा है कक्षा में, इस संबंध में वो अभिलेख तैयार कर रहा है। तो यह उपकरण अवलोकन की अवधि में उसे उनके व्यवहार में अनुपस्थित या उपस्थित के रूप में जानकारी देगा। सुश्री रीना द्वारा विकसित किया गया उपकरण किसका उदाहरण है? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक इस प्रकार से कोई चेकलिस्ट है जिसमें विभिन्न प्रकार के मानक दिए गए हैं और विभिन्न प्रकार के मापदंड दिए गए हैं कि पर्टिकुलर इस क्रियाकलाप में भाग लिया है तो उसमें 1 नंबर, पर्टिकुलर कार्य को पूरा किया है तो 1 नंबर, पर्टिकुलर समस्या को सॉल्व करके दिखाया है तो 1 नंबर, इसी प्रकार से अनियमित लगातार वो प्रेजेंट रहा है तो 1 नंबर। मतलब अलग अलग चीज़ों को यस नो या फिर नंबर्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि अनुपस्थिति या फिर उपस्थिति, यानी कि अगर ये कौशल उपस्थित है तो उसको टिक कर देगा, अनुपस्थित है तो उसको क्रॉस कर देगा। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये किसका उदाहरण है, तो ये चेकलिस्ट का उदाहरण है। दिए गए विकल्प में देखिए पहले से उस चेकलिस्ट में मापदंड दिए गए हैं और उसी के आधार पर जो शिक्षिका है वो केवल टिक या फिर क्रॉस कर रही हैं कि हाँ ये गुण उपस्थित है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 जांच सूची या फिर चेकलिस्ट इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गुण गणित के एक प्रभावकारी अध्यापक के लिए वांछनीय नहीं है? निगेटिव सेंस में पूछा गया, ठीक है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि आवश्यक रूप से एक अनुकूल वातावरण की रचना करना जो अधिगम में सहायता करे। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें अलग अलग आवश्यकताओं से जूझ रहे बालक होंगे। जैसे कि कोई श्रवण बाधित है तो उसके लिए विजुअल क्लिप्स की आवश्यकता होगी, जो दृष्टि बाधित है जो देख नहीं सकता उसके लिए एक तरीके से ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी, और जो मुख बधिर है उसके लिए साइन लैंग्वेज की आवश्यकता होगी। यानी कि प्रत्येक की आवश्यकता के हिसाब से उनको अनुकूल वातावरण प्रोवाइड कराना समावेशी कक्षा का उद्देश्य होता है। तो निश्चित तौर पर ये गणित के शिक्षक में होना चाहिए कि एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए ताकि जो भी अभ्यर्थी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं वो उसको अच्छे तरीके से समस्या को समझ पाए। तो ये पॉजिटिव सेंस में हो गया, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। दूसरा देखिए, छात्रों के अधिगम में सहायता करने के लिए अध्यापक में इच्छा, उत्साह और सहनशक्ति का होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए एक बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा है तो एज ए टीचर आप इरिटेट थोड़ी होंगे। अगर बच्चे को 5 बार भी बताने की आवश्यकता पड़ी तो आपके अंदर वो सहनशक्ति होनी चाहिए कि आप बच्चे को 5 नहीं बल्कि 10 बार भी बताएं, ठीक है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, छात्रों को अवधारणाओं का परिचय कराने के लिए नई विधियों और रणनीतियों को सिखाने के लिए इच्छुक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। नई नई विधियों का यानी अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। जितने ज़्यादा विधियों का प्रयोग किया जाएगा बच्चे का अधिगम उतना ही अर्थपूर्ण होगा। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, छात्रों को परीक्षाओं और टेस्टों में पूर्ण अंक प्राप्त करने में सहायक करना। अंक जो होता है, पूर्ण अंक, फर्स्ट लाना, ये सभी चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक संकुचित होती हैं। क्यों? क्योंकि एज ए टीचर आपका रोल ये है कि आप सभी बच्चों को साथ लेकर के चलिए, सभी बच्चों को
का अधिगम अर्थपूर्ण हो, ये आपका मेन उद्देश्य है। किसी पर्टिकुलर छात्र को किसी पर्टिकुलर टेस्ट में केवल नंबर दिला देना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है बच्चा रट करके भी नंबर ला सकता है, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसका कतई भी ये मतलब है कि नहीं है कि बच्चा अर्थपूर्ण अधिगम किया है ही होगा। यानी कि नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे का समझना, बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये जो गुण है ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल निगेटिव था, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मान लीजिए ए बटे बी और सी बटे डी कोई दो भिन्न है, जहां ए बटे बी इज लेस देन सी बटे डी हो, तो ए बटे बी लेस देन ए प्लस सी बटे बी बटे डी इज लेस देन सी बटे डी होगा। यह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये एक प्रमेय होता है, एक थियरी होता है। ऑप्शन नंबर 2 प्रमेय इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बीजीय समीकरण की प्रस्तावना हेतु माध्यमिक स्कूल का गणित शिक्षक अधिगमकर्ताओं की तत्परता स्तर जांचना चाहता है। अवधारणाओं की इस जांच हेतु वह निम्नलिखित प्रश्न देता है। इस उद्देश्य के लिए इनमें से सबसे कम प्रासंगिक समस्या कौन सी होगी? ध्यान दीजिएगा, बीजीय समीकरण के संदर्भ में पूछा गया है। बीजीय समीकरण, ठीक है, यानी कि जिसमें हम लोग x प्लस वाई इस टाइप से कुछ चीज़ें मान करके x और y का मान निकाल रहे होते हैं, उसके संदर्भ में पूछा गया है। उसकी कॉन्सेप्ट को अवधारणा बच्चे के माइंड में बैठाना है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि यह एक सेल में बिजली के पंखे का मूल्य 10% कम हो जाता है। यदि पंखे का घटा हुआ मूल्य 1200 रुपये है तो पंखे का वास्तविक मूल्य क्या था? इसे हम लोग एक्स वाई मान करके निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये बीजीय समीकरण का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। चूंकि पॉजिटिव है इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इतने को एक्स वाई ग्राफ पर प्रदर्शित करना, तो इसको भी जब हम लोग एक्स वाई ग्राफ पर, यहाँ मान लीजिए एक्स है यहाँ वाई है, तो एक्स वाई ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे, यानी इसमें भी बीजीय समीकरण जैसी चीज़ें आएंगी। यानी ये भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, 100 कैंडी में से 5 आपने रख लिए, इसके पश्चात शेष 15 विद्यार्थियों को 5 बराबर बराबर भागों में बांटने पर कितनी कैंडी बचेगी? तो इसमें भी बीजीय समीकरण का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, एक बैग में 6 कैंडी और 8 चॉकलेट हैं। यदि आप यादृच्छिक एक मिठाई निकालते हैं तो वह कैंडी होगी, इसकी क्या संभावना है? संभावना यानी कि ये प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है और इसमें कहीं भी बीजीय समीकरण नहीं आता है। और चूंकि हमसे पूछा गया था कि सबसे कम प्रासंगिक यानी रेफरेंस वाला कौन सा है, तो सबसे कम प्रासंगिक यही वाला है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक गणित शिक्षिका अपने छात्रों को हीरो के सूत्र द्वारा उनके घरों, बगीचों और छतों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह शिक्षिका अपने छात्रों को किसमें सक्षम बना रही है? तो देखिए, उसके घर, बच्चे के घर की बात की जा रही है, बच्चे के बगीचे और बच्चे के छतों के क्षेत्रफल की बात की जा रही है। तो ये उनके वास्तविक जीवन में सूत्र का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है उससे संबंधित कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मिडिल स्कूल के अध्यापक कक्षा में ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल पढ़ा रहे थे। एक छात्रा ने निम्नलिखित प्रश्न पूछा कि आकृति के क्षेत्रफल को वर्ग इकाइयों में क्यों मापा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त प्रश्न की उपयुक्त प्रतिक्रिया है? चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में मापा जाता है और वृत्तों का क्षेत्रफल वृत्त इकाई में मापा जाता है। तो वृत्त का भी तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई में मापा जाता है, तो यह विकल्प निगेटिव होगा क्योंकि वृत्त इकाई नाम का कोई भी चीज नहीं है, गलत है। तीसरा देखिए, क्षेत्रफल की गणना करने के लिए ग्राफ पेपर पर खींची गई आकृति की सभी भुजाओं के मापों को जोड़ना। तो सभी भुजाओं के मापों को जोड़ने से हमें परिमाप मिलेगा, ना कि क्षेत्रफल मिलेगा। इस वजह से ये निगेटिव है, गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, एक ग्राफ पेपर पर विभिन्न आकृतियों का चित्रांकन करना और क्षेत्रफल की गणना करने के लिए आकृतियों की सीमाओं की संख्या की गणना करना। सीमाओं की संख्या फिर से बात की गई है, तो ये क्षेत्रफल नहीं होगा, ये क्षेत्रफल नहीं होगा, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, एक ग्राफ पेपर पर विभिन्न आकृतियों का चित्रांकन करना और क्षेत्रफल की गणना करने के लिए वर्गों की संख्या गिनना। अब ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मान लीजिए एक ग्राफ पेपर है, इस प्रकार से ग्राफ पेपर छोटे छोटे खानों में बटा होता है। ठीक है, एक आकृति मैंने यहाँ पर इस प्रकार से खींचा, ये वर्ग खींचा, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? छोटे छोटे वर्ग, जो छोटे छोटे खाने बने होते हैं, वर्ग बने होते हैं, उन्हीं को गिन करके उसका वर्ग इकाई निकाल करके बच्चे को बताया जा सकता है। इसलिए क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग इकाई में निकाला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, डीन्स के अनुसार गणित पढ़ाते समय शिक्षक को इस पर महत्व देना चाहिए, यानी पॉजिटिव सेंस में पूछा गया किस पर महत्व देना चाहिए, ये पूछा जा रहा है।
पहला विकल्प देखिए, अवधारणाओं और सूत्रों को रटांत अधिगम, रटना याद करना, ये सभी वर्ड निगेटिव होते, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अमूर्तीकरण के बाद अवधारणाओं की संरचना बनाना, तो पहले संरचना बच्चे को कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, तब अमूर्त कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चे, और ये विकल्प उल्टा कह रहा है तो हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, गणितीय अवधारणाओं की संरचना करने के बाद उनका अमूर्तीकरण करना, यानी कि बच्चों को पहले कॉन्सेप्ट बताना, उसके बाद से एक तरीके से अमूर्त चीजों के बारे में बताया जा सकता है, तो ये विकल्प एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न संस्थान परीक्षाओं के ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में परिवर्तित हो गए, जिसमें ऑनलाइन खुली किताब परीक्षा बहुत लोकप्रिय रही। खुली किताब परीक्षा का केंद्र है, तो देखिए खुली किताब परीक्षा का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो परीक्षा को लेकर के बच्चों के मन में चिंता रहती है उसको दूर किया जा सके, उस बोझ को कम किया जा सके। साथ ही एक इस उच्च स्तर का जो चिंतन कौशल होता है उसका आकलन करना, जैसे कि मान लीजिए बुक में कोई कॉन्सेप्ट दिया गया है तो उस कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से अप्लाई करना है प्रश्नों में, इसके बारे में खुली किताब परीक्षा के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है विद्यार्थियों के उच्च क्रम चिंतन कौशल का आकलन, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरा देखिए, प्रत्यक्ष प्रश्न पूछना, प्रत्यक्ष मतलब कि हूबहू जो किताब में दिया गया है प्रश्न उसको पूछने की बात की जा रही है, तो इस वजह से खुली किताब परीक्षा नहीं होती, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों की अभिसरण रूप से सोचने पर मजबूर करना, अभिसरण यानी कि एक ही तरीके से प्रश्न को हल करने की बात की जा रही है, तो ये विकल्प निगेटिव है। अगर दिए गए उदाहरण को ही पूछा जा रहा होता तब ऐसा होता, लेकिन खुली किताब के माध्यम से जो उसमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना है प्रश्नों में, इसके बारे में पूछा जाता है। अभिसरण रूप से सोचने पर मजबूर करना, ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विद्यार्थियों की परीक्षा की चिंता को दूर करना, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी ए और डी वाला विकल्प सही है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में मेंशन किया गया, देखिए ए और डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया है, निम्न में से कौन सी आहार संबंधी सलाह उसके लिए मददगार होगी। देखिए पित्ताशय निकालने के बाद से जो ऑयली फूड होगा वो उसे पचा नहीं पाएगा, यानी कि उच्च वसा युक्त आहार से बचने के लिए उसके लिए सलाह मददगार होगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से विटामिनों के उस सेट की पहचान करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं, यानी यकृत में रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। तो यकृत में रहने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, ए डी ई के है। ऑप्शन नंबर 4 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानवों में कोशिकाओं और उनके आकार के निम्न में से कौन सा सेट सही प्रकार दर्शा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सेट दिया गया और यहाँ पर एक सेट दिया गया, दोनों को मिलान करना है। यहाँ पर हिंदी की वजह से थोड़ा सा समस्या हो सकता है, चलिए इंग्लिश वाले पार्ट में देखते हैं। पहला दिया गया है नर्व सेल, तो नर्व सेल जो होता है वो लंबे होते हैं और ब्रांच में यानी गुच्छे में होते हैं, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, देखिए ए का हो जाएगा आपका 5। उसके बाद से देखिए दूसरा दिया गया ब्लड रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल कैसे होते हैं, तो ये डिस्क शेप्ड होते हैं, यानी कि ये हो जाएगा दूसरा वाला। तीसरा दिया गया वाइट ब्लड सेल, तो वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो चेंजिंग शेप होते हैं, इनके आकार बदलते रहते हैं, तो चौथा हो जाएगा। और इसके बाद से मसल सेल्स की अगर बात की जाए तो मसल सेल्स ये होते हैं लॉन्ग एंड थिन, यानी लंबे और पतले होते हैं। और स्किन सेल की बात करें तो ये फ्लैट शेप्ड होते हैं, यानी कि हमारा विकल्प क्या बनेगा दिए गए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया है। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कुछ जलीय पौधे जो जलोदभिद होते हैं, यानी जो जल में पौधे पाए जाते हैं, उनकी पत्तियों पर मोम की एक परत होती है। सही बात है, इसकी वजह से आप देखेंगे पत्तियों पर अगर आप पानी भी डालते हैं तो पत्तियां भीगने जैसा नहीं होती है, वो पानी उस पर ऐसा लगेगा जैसे पॉलिथीन पर वो फिसल रही है पानी। ठीक है, ये इसी वजह से होता है क्योंकि मोम की परत होती है उन पत्तियों पर। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है कि मोम की परत पौधों को जल के ऊपर तैरने में मदद करती है, तो ये विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ए सही है और आर गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न लक्षणों के आधार पर मानवों के शरीर के भाग की पहचान करिए। दिया गया है अत्यधिक कठोर और दिया गया सिवाय जोड़ के कहीं नहीं मुड़ता है। तो अत्यधिक कठोर और जोड़ों पर केवल मुड़ने वाले क्या होते हैं, बोन्स होते हैं, यानी जिसे हम लोग अस्थियां बोलते हैं, हड्डियां बोलते हैं। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया, सिंचाई की किन व्यवस्थाओं में जल की हानि न्यूनतम होती है, यानी कि जल किसमें कम एक तरीके से बर्बाद होता है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कई बार इस प्रकार की एक खेत की संरचना है, तो इसमें क्या होता है कि क्यारियों में अगर फसल बोई हुई है, ठीक है, तो इन क्यारियों के आसपास यहाँ पर एक पाइप गया रहता है और यहाँ पर एक होल नुमा या फिर यूँ कह लें कि एक टिप होता है, ड्रिप होता है, जिसके माध्यम से जहाँ
पौधे का जड़ है वहीं पर सिर्फ पानी गिरती है। जैसे ये अगला पौधा यहाँ पर है तो उसके जड़ के पास पानी गिरेगा, अगला पौधा यहाँ पर है तो उसके जड़ के पास पानी गिरेगा। इसी प्रकार से प्रत्येक क्यारी में जो पाइप है उसके जड़ के पास ही पानी गिरता है, जिसकी वजह से पूरे खेत में पानी पटाने की आवश्यकता नहीं होती। इस वजह से पूरे खेत को पटाने में जो व्यर्थ में पानी जाता है वो बच जाता है और केवल पौधों की जड़ों में ये पानी डायरेक्टली पहुंच जाता है पाइप के माध्यम से। तो ये कौन सी व्यवस्था है? ये ड्रिप टपक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दीपा ने एक स्टील का चम्मच लिया और चम्मच के बाहरी भाग को अपने चेहरे के नजदीक ला करके अपने प्रतिबिंब का चम्मच में अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके द्वारा अवलोकित प्रतिबिंब का सही तरीके से व्याख्या करता है? ध्यान से समझिएगा। एक चम्मच लिया गया है, कुछ इस प्रकार से चम्मच होगा, ठीक है, और ये चम्मच का आंतरिक भाग है और ये चम्मच का बाहरी भाग है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि बाहरी भाग में जो दीपा थी उसने अपना प्रतिबिंब देखा। तो मान लीजिए ये उसका चेहरा है, अपना प्रतिबिंब इस तरफ से देख रही है, यानी बाहरी भाग से। तो ये क्या है? देखिए ये क्या है? ये उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा ये चम्मच, उत्तल दर्पण की तरह। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब से छोटा बनता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। देखिए दूसरे विकल्प में बात की गई है, चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नीचे दी गई सारणी में कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं के गलनांक की सूची दी गई है। देखिए ये सभी धातु और मिश्र धातु हैं और कौन कितने टेम्परेचर पर गलने लगता है उसकी जानकारी दी गई है, यानी गलनांक पॉइंट दिया गया, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए अब हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस सारणी के आधार पर इस सूची में कौन सी सामग्री निम्न विद्युत उपकरणों के निर्माण में सर्वथा उपयुक्त होगी। पहले देखिए चारों विकल्पों में देखिए तो एक तो हीटर की बात की गई है, कमरे के हीटर की, और दूसरा फ्यूज की बात की गई है। तो हीटर में क्या होता है कि उच्च गलनांक का धातु प्रयोग करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर निम्न गलनांक रहेगा तो उसका तार जो है वो तुरंत गल जाएगा। तो यानी कि उसका जो गलनांक होना चाहिए हीटर में वो उच्च होना चाहिए। और फ्यूज क्या होता है? तो फ्यूज जो आपके बोर्ड में लगाए जाते हैं उसमें उसका गलनांक कम होना चाहिए, ताकि अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आया जिसकी वजह से अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, तो उससे तुरंत वो गल जाना चाहिए और फ्यूज जल करके बाकी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो कमरे का हीटर है उसका गलनांक उच्च होना चाहिए। सबसे उच्च किसका दिया गया? देखिए निक्रोम का दिया गया है, यानी कि हीटर किसका बनेगा? निक्रोम का। और सबसे निम्न किसका होना चाहिए? फ्यूज का होना चाहिए, क्योंकि अगर कम होगा तभी तो जल्दी गलेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को बचाएगा जलने से। इस वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए शीशा और टीन है, इसका गलनांक सबसे कम है, 200 है। यानी कि निक्रोम का कमरे का हीटर बनेगा और शीशा और टीन का फ्यूज बनेगा। चलिए अब विकल्पों में चलते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा होंगे ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, कमरे का हीटर जो है निक्रोम को कहा गया है और फ्यूज जो है शीशा और टीन का कहा गया। यही विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दो वस्तुएं ए और बी जल में डुबोई गई और उनके भार को स्प्रिंग तुला द्वारा मापा गया। निम्न सारणी प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, अब हमसे यह बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मान सही प्रकार से सारणी को पूरा करेंगे। देखिए यहां पर सब जगह x, y, q और z का मान दिया गया है, तो हमें अनुमान लगाना है कि दिए गए सारणी के हिसाब से x, y, z और q का मान क्या हो सकता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर देखिए क्या दिया गया है, वस्तु का वायु में भार इतना दिया गया है और जल में वस्तु का भार इतना दिया गया है। जाहिर सी बात है जल में वस्तु का भार कम प्रतीत होगा। ठीक है, आगे देखिए विस्थापित जल का भार, यानी कि जल वस्तु को जल में डालने के बाद से कितना पानी विस्थापित हो गया है उसका भार दिया गया है और वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल दिया गया है। तो जो उत्प्लावन बल लगेगा वो जितना पानी हटा होगा, जितना पानी विस्थापित हुआ होगा उसी के द्वारा तो बल लगाया जा रहा होगा ऊपर की तरफ। यानी कि जो विस्थापित जल का भार है और जो वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल है वो दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि देखिए ये ए वाली वस्तु का ये पूरा आंकड़ा है और ये बी वाली वस्तु का पूरा आंकड़ा है। यानी कि वस्तु पर लगने वाला बल ये जो है वो उसके द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होगा। यानी वाई का मान कितना हो गया? वाई का मान हमारा 10 के बराबर होगा। इसी प्रकार से देखिए बी वाली वस्तु के लिए विस्थापित जल का भार हमको 5 दिया गया है और वस्तु पर लगने वाला बल जो है उत्प्लावन बल वो जेड दिया गया है। तो यानी जेड का मान कितना हो जाएगा? जितना पानी विस्थापित हुआ है उतना ही तो वो बल लगाएगा, यानी कि जेड का मान 5 हो जाएगा। यहां तक क्लियर? चलिए दोस्तों एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि हमने y और z का मान तो निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर x और q का भी मान हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका मान क्या हो सकता है? देखिए
जो ये 55 दिया गया है ए का जल में भार, ए का जल में भार डालने पर, जल में डालने पर वो भार कम क्यों हो गया? क्योंकि उसने कुछ पानी को विस्थापित कर दिया था। अब जितना पानी विस्थापित हुआ है, जितना पानी विस्थापित हुआ है, अगर उसके भार को जल में वस्तु के भार में जोड़ दिया जाए तो वायु में उसका भार निकाला जा सकता है। अब इसका कितना पानी विस्थापित किया था? वाई का मान 10 था, यानी 10 को अगर हम लोग 55 में जोड़ दें तो एक्स का मान यानी कि 65 आ जाएगा। और इसी प्रकार से देखिए बी का वायु में भार 80 है और इसने 5 यहाँ पर इतना यूनिट भार पानी को विस्थापित कर दिया था, यानी कि इतना टोटल भार वायु में था। इसमें से अगर हम लोग इतना निकाल दें, इतना कम होने के बाद ही तो वायु जल में उसका भार कम हुआ होगा, यानी 80 में से 5 घटाएंगे तो इसका मान क्यू का मान आ जाएगा 75। मैं फिर से यहाँ पर साफ साफ लिख रहा हूँ, देखिए एक्स का मान आएगा 65, उसके बाद से देखिए y का मान आएगा 10, उसके बाद से देखिए z का मान आएगा 5 और q का मान आएगा 75। ठीक है, x का 65, y का 10, z का 5 और q का 75। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है x का मान 65, y का 10, q का 75 और z का 5। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ें और सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरें। अगले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले तो आप जानिए द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। देखिए द्रव्यमान को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं और भार को w से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान होता है m इंटू जी। m जहां द्रव्यमान हो गया और g क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है उसका मान g होता है। यानी कि देखिए द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु में उपस्थित जो द्रव्य है उसके माप को ही द्रव्यमान कहते हैं। और भार क्या होता है? वस्तु के द्रव्यमान और उसके गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ब्रह्मांड में कहीं पर भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो एक समान रहेगा, लेकिन उसका जो भार रहेगा वो बदलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से जी पर निर्भर कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। आप जैसे पृथ्वी पर है तो आपका गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा है, लेकिन जैसे ही आप चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा। इस वजह से आपको चंद्रमा पर भार कम महसूस होती है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। दिया गया प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से एक बल द्वारा आकर्षित होती है जो वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए तो ए का मान हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान होगा। तो जहां जहां ए का मान भार दिया गया पहले तो मैं उसको काट दूंगा, यानी कि तीसरा और चौथा विकल्प हो सकता है। आगे पढ़िए, वस्तु का बी उस बल के बराबर है जिसमें वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, तो वस्तु का बी क्या हो जाएगा? बी देखिए बी होगा उसका भार हो जाएगा। क्यों भार होगा? क्योंकि पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वाकर्षण के वजह से आकर्षित हो रही है, तो ये भार होगा। ठीक है, तो अभी तक दोनों में देखिए ए और द्रव्यमान बी भार दोनों सही चल रहा है। ठीक है, सी वाला देखिए क्या कहा जा रहा है, तथापि चंद्रमा की सतह पर सी बदलता है। सी बदलता है यानी कि क्या बदलेगा? अब चंद्रमा पर भार बदलेगा। क्यों? क्योंकि भार का मान डब्ल्यू इंटू एम जी, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। द्रव्यमान तो कांस्टेंट है ना, जब जी से हम लोग गुणा कर रहे हैं यानी जो भार है वो बदल जा रहा है, तो चंद्रमा पर इसका भार बदलेगा। देखिए द्रव्यमान नहीं बदलेगा, यानी अब ये भी गलत हो गया। और डी देखिए, जबकि डी एक समान रहता है। वहीं मैं बोला था कि ब्रह्मांड में कहीं पर भी आप चले जाएंगे तो जो डी है यानी जो द्रव्यमान है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया है। स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं। दिया गया है कि एक ढोल निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि एक पियानो उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। तारत्व क्या होता है सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ये ध्वनि है जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कोई एक ध्वनि ये है जिसका फ्रीक्वेंसी इसकी तुलना में कम है, तो यहां पर बोला जाएगा कि इसका तारत्व ज़्यादा है और इसका तारत्व कम है। यानी कि तारत्व जो है वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही उसकी आवाज़ पतली होती है। आप देखिए पियानो की आवाज़ तबले या ढोल के रिस्पेक्ट में पतली होती है, ठीक है, यानी पियानो का जो तारत्व है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और जो ढोल का तारत्व है वो कम होगा पियानो की तुलना में, ठीक है। यही हमसे कहा जा रहा है कि ढोल जो है वो निम्न तारत्व और पियानो जो है उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि जो पियानो है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि पहला वाला विकल्प सही है। दूसरा देखिए कारण क्या बताया जा रहा है, एक कंपन करते हुई वस्तु के कंपन का आयाम ध्वनि की प्रबलता निर्धारित करता है। सही बात है। जैसे ये मान लीजिए इसका ये ध्वनि है जो कि कंपन कर रही है, तो यहाँ पर ये वाला जो पूरा ये होता है इसे हम लोग
आयाम बोलते हैं, तो जो ध्वनि की प्रबलता है इसी पर निर्भर करती है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। लेकिन जो कारण है और जो स्टेटमेंट है उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, यानी दोनों सही तो हैं लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती है। ध्यान से समझिएगा, यानी कि वो वाला एक तरीके से परिघटना हमसे पूछा जा रहा है जो कि डायरेक्टली गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित नहीं है। चलिए, पहला दिया गया सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। अब जाहिर सी बात है सूर्य के चारों ओर जो ग्रह गति कर रहे हैं वो छोड़ करके इसकी कक्षा नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा तभी तो इसको बांधे हुए है, यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई जा सकती है। इसलिए ये पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया। दूसरा देखिए ज्वार भाटा, तो ये भी गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, इस वजह से ये भी पॉजिटिव था, उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए किसी वस्तु का भार, तो भार बराबर क्या होता है W बराबर M इंटू जी, जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है वो जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसमें भी गुरुत्वाकर्षण के कॉन्सेप्ट को देखा जा सकता है, इस वजह से यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ग्रहण का होना, तो ग्रहण के होने में गुरुत्वाकर्षण बल इसके ग्रहण के होने पर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ग्रहण का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि सूर्य के बीच में जैसे चंद्रमा का आना और पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ना, तो ये हम लोग ग्रहण बोलेंगे। तो इसमें कोई भी गुरुत्वाकर्षण का एक तरीके से कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं समझाया जा सकता, और यही हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा, निगेटिव होने की वजह से। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, 4 विभिन्न प्रकार की सतहों पर 4 गेंदों को एक समान बल से फेंका गया, किस प्रकार की सतह पर गेंद का अधिकतम दूरी तय करेगा। गेंद कितना दूरी तय करेगा वो इस पर लगने वाले, इस सतह पर लगने वाले और गेंद के सतह के बीच में घर्षण पर निर्भर करता है, यानी जितना घर्षण कम लगेगा उतना ही गेंद आगे दूर तक जाएगा। ठीक है, समझ रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। यानी चारों विकल्पों में देखिए किसमें, किस सतह में सबसे ज्यादा घर्षण कम है। पहला दिया गया स्केटिंग रिंग। स्केटिंग क्या होता है, जो जिनके जूते में पहिए लगे होते हैं और वो स्केटिंग कर रहे होते हैं, उसे स्केटिंग रिंग बोला जाता है, मतलब कि जिस पे वो लोग चल रहे होते हैं। तो इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो जिस इसमें फ्रिक्शन अन्य, दूसरा देख लीजिए समुद्री तट, तो समुद्र तट पर क्या होता है, बालू होता है, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद से देखिए सीमेंट की सड़क बताई जा रही है, तो इसमें भी फ्रिक्शन होगा। लकड़ी की टाइल बताई जा रही है, तो इसमें भी फ्रिक्शन होगा। सबसे कम जो होगा वो स्केटिंग रिंग में होगा, और इसी वजह से इस पर, इस सतह पर जो गेंद फेंकी जाएगी वो अधिकतम दूरी तय करेगी। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक लोहे का ब्लेड नीले विलयन में डाला गया, आधे घंटे के पश्चात विलयन का रंग हरा हो गया और एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर आप निम्न में से क्या निष्कर्ष निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा, विलयन का रंग जो है, विलयन का रंग जो है वो नीले से हरा क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट बनने की वजह से हुआ। लोहे की कील पर भूरे रंग का कॉपर जम गया था, और यहाँ पर अगर मैं पूरे इक्वेशन को बताऊं तो देखिए, कॉपर सल्फेट का विलयन जो कि नीले रंग का था, उसमें आयरन को जब डाला गया, आयरन यानी क्या, लोहे का ब्लेड वो आयरन ही तो है, तो जब उसको डाला गया तो आयरन सल्फेट विलयन, आयरन सल्फेट बनने की वजह से विलयन का रंग हरा हो गया, और कॉपर जो कि भूरे रंग का होता है वो उस ब्लेड पर जम गया। यानी कि हम दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई, ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नेफ्थलीन के गोले जिनका उपयोग पतंगे और कीड़े को भगाने के लिए किया जाता है, इससे प्राप्त होते हैं, तो ये कोल तार से प्राप्त होते हैं। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो ने फिनोलेप्थीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। निम्नलिखित में से ए कौन सा तत्व हो सकता है। तो ए जो है वो सोडियम हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगले प्रश्न में देखिए, एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके सही कथन का, सही विकल्प का चयन करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि रेशम के कीड़े को बाहर निकलने से रोकने और रेशम को कृमि कोष के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुचलने की विधि अपनाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, और इसका कारण दिया गया है कि कृमि कोष से रेशम के कीड़े के बाहर निकलने के उपरांत जो रेशम इकट्ठा किया जाता है वह अहिंसा रेशम होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि आर जो है वो सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब किसी अम्ल को क्षार से मिलाया जाता है तब निम्न में से क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए, लवण भी बनता है, जल भी बनता है और ऊष्मा भी निकलती है। विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी पौधे का मुरझाना निम्न में से किसके कारण होता है।
देखिए पहले विकल्प में दिया गया है अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पौधों की पत्तियों के पीछे जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग रंध्र बोलते हैं। इसी रंध्र के माध्यम से जो एक्सेस वाटर वो नीचे से सोख लिए रहते हैं, अवशोषित किए रहते हैं, वो निकल जाता है। लेकिन जब यही वाष्पोत्सर्जन बहुत अत्यधिक होने लगता है तो पौधे में जल की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधा मुरझाने लगता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि एक्स ग्रंथियां युग्म में उपस्थित होती हैं और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन स्रावित करती हैं। तो एक्स क्या हो सकता है? एक्स को एड्रिनल ग्रंथि बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं यही ग्रंथियां युग्म में होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन को निष्कासित करती हैं। आगे पढ़िए, ये हार्मोन को स्रावित करने का आदेश वाई ग्रंथियों से प्राप्त होता है। तो वाई का नाम क्या हो सकता है? पीयूष ग्रंथि, जिसके माध्यम से ये हार्मोन को स्रावित करने का एक तरीके से आदेश यानी इंडिकेशन देती है। ठीक है, ग्रंथि से प्राप्त होती है। वाई जेड हार्मोन को भी स्रावित करता है, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि है वो किसको और स्रावित करेगा? तो वो जेड का नाम क्या हो सकता है? वृद्धि हार्मोन, क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि है वो वृद्धि हार्मोन को भी स्रावित करता है। हमसे पूछा गया था कि एक्स वाई जेड क्रमशः क्या हो सकते हैं। तो एक्स क्या हो जाएगा? एड्रिनल, और वाई क्या हो जाएगा? पीयूष, और जेड क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चुंबक को पहचानने के लिए विकर्षण यानी कि रिपल्सन एक निश्चयी कसौटी है, यह किसका उदाहरण है? तो जब विकर्षण होता है तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इस चुंबक का नॉर्थ पोल कौन सा और साउथ पोल कौन सा है, यानी कि हम क्या करते हैं? अनुमान लगा रहे होते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? अनुमान का, जिसे अंग्रेजी में इन्फियरेंस बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो इन्फियरेंस लिखा गया है, लेकिन हिंदी वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पर अनुमति दिया गया है। तो इसी वजह से अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हो हिंदी वाले पार्ट में तो आप इंग्लिश वाले को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश में इन्फियरेंस लिखा गया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विज्ञान की शिक्षा पर एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव सेंस में पूछा गया। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि विज्ञान की भविष्यवाची और समझ की क्षमता प्रकृति के रेखीय तंत्र को समझने के लिए उत्तम है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। चौथा विकल्प दिया गया है, विज्ञान में प्रयोग की जाने वाली विधि और दूसरे क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली विधि के बीच अंतर दार्शनिक स्तर पर बहस मुद्दा है। ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, विज्ञान में स्वाधीन होने की, अवसादी होने की, लाभदायक और हानिकारक होने की क्षमता है। ये बात बिल्कुल सही है। विज्ञान के माध्यम से आज जो कुछ भी आविष्कार हो रहे हैं या फिर जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं उसके निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, वही बात कर रहा था, तो ये भी पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, विज्ञान पूर्णतया विषम परक और मूल्य उदासीन है। तो ये विकल्प निगेटिव है, और चूंकि निगेटिव वाला हमसे पूछा गया था इस वजह से हमारा उत्तर यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर, 2 सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट है और उसका एक रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों का सम्मिलन विज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट करने में मददगार है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरा देखिए, विज्ञान की समझ दैनिक जीवन में सुविचारित निर्णय लेने में उपयोगी है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल सही है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं था, इस वजह से जो आर है वो सही व्याख्या नहीं करता है ए की, लेकिन ए और आर दोनों सही है। ठीक है, चलिए विकल्पों में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन 2 में बात की गई है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विज्ञान की किसी कक्षा में शिक्षार्थियों की प्रेक्षण निपुणता का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई नहीं जा सकती? कौन सी विधि नहीं अपनाई जा सकती प्रेक्षण का आकलन करने के संदर्भ में, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया परियोजना कार्य। परियोजना कार्य में बच्चे प्रेक्षण करते हैं, तो ये इससे उसके स्किल को आकलन किया जा सकता है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। प्रयोग में भी आकलन किया जा सकता है, क्षेत्रीय दौरे में भी आकलन किया जा सकता है, लेकिन कक्षा परीक्षा में उसके प्रेक्षणों का आकलन नहीं किया जा सकता। इस वजह से यही बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विषय परमाणु और अणु के शिक्षण के लिए आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि स्मार्ट बोर्ड के सेंस में कहा जा सकता है, संसाधन का उपयोग करना मददगार हो सकता है। पहला विकल्प दिया गया सूचना को पाने में। तो सूचना तो बुक से भी प्राप्त किया जा सकता है, केवल आईसीटी साधन थोड़ी है, तो सूचना पाना यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं था। चौथा देखिए, शिक्षण का भार कम करने के लिए। तो शिक्षण का भार
अन्य विधियों से खेल के माध्यम से भी पढ़ा करके कम किया जा सकता था, तो ये भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। कक्षा की एक रस्ता को समाप्त करना, तो ये भी खेल पहेली करके कक्षा की एक रस्ता को यानी बोरियत को समाप्त किया जा सकता था, ये भी निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, देखिए सूक्ष्मदर्शीय परिघटनाओं की कल्पना करने में। अब सूक्ष्मदर्शीय जो कॉन्सेप्ट है उसको जूम करके हम लोग बच्चे को दिखा सकते हैं, जो कि किताबों के माध्यम से या फिर खेल के माध्यम से नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो ये इसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, इस वजह से विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक लोकतांत्रिक विज्ञान शिक्षण अधिगम परिवेश में क्या वांछनीय नहीं है। फिर से निगेटिव पूछा गया। पहला दिया गया विचारों का आदान प्रदान। जाहिर सी बात है, जब बच्चे को इंटरेक्शन करने का मौका दिया जा रहा है, यानी कि लोकतांत्रिक माहौल है, सबको एक समान मौका दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया। दूसरा दिया गया विविधता के लिए समान। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे बालक होंगे। जैसे कोई शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा है, कोई अधिगम विकार से जूझ रहा है, तो सबकी विविधताएं अलग हैं और सबको सम्मान देना, यानी कि सबकी आवश्यकताओं को सम्मान देना, ये निश्चित तौर पर एक तरीके से लोकतांत्रिक कक्षा का उदाहरण है। इस वजह से ये पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया है। चौथा देखिए, अधिगम के प्रति साझा उत्तरदायित्व, यानी बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल हैं और टीचर भी रिस्पॉन्सिबल हैं अधिगम के लिए, ये बात बोली जा रही है, यानी दोनों सक्रिय हैं, तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें शिक्षक का प्रभुत्व, यानी कि जो टीचर है वो बिल्कुल डोमिनेंट है, प्रभुत्व अपना दिखा रहा है, इस वजह से ये लोकतांत्रिक नहीं होगा। और चूंकि हमसे यही पूछा गया था कौन सा लोकतांत्रिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, घर्षण का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण के लिए अति वांछनीय विधि होगी, यानी कौन सा प्रोसेस सबसे अच्छा होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानने के बाद से बच्चे से क्रॉस क्वेश्चन किया जाए, ताकि बच्चा और कितना जान रहा है उस कॉन्सेप्ट के बारे में, और उसी को आधार बनाते हुए बच्चे को आगे की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। यही वाला पॉइंट ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया प्रकरण संबंधी प्रश्नों को सूचीबद्ध करना, केवल प्रश्नों को टेबुलर फॉर्म में सूचीबद्ध करना, ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, घर्षण पद को परिभाषित करना, परिभाषा जहां भी शब्द आ जाए वो हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में बच्चों की सक्रिय सहभागिता इंपॉर्टेंट है, केवल परिभाषा लिखा देने से बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इस वजह से ये विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, छात्रों के वर्तमान विचारों की छानबीन करना। वर्तमान विचार यानी बच्चे का पूर्व ज्ञान, और पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए नए ज्ञान की आधारशिला रखी जा रही है, यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शाजिया विद्यार्थियों को घास और अन्य खरपतवारों की जड़ों की तुलना करने और जड़ के प्रकार के नाम और उनके बीच पाए जाने वाले अंतर को लिखने के लिए कहती है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन से क्रिया कौशलों का प्रयोग हो रहा होगा। ध्यान से समझिएगा, तुलना करने की बात की जा रही है, प्रत्यक्ष तौर पर देख करके तुलना करना। तो प्रत्यक्ष तौर पर देख करके तुलना करना, ये क्या होता है, ये अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि प्रयोगशाला में अधिक समय व्यतीत करने की चाह से, केवल समय व्यतीत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। याद करना, रटना, याद करना, जहां भी दिख जाए वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है। कड़ा परिश्रम करने की चाह, कड़ा परिश्रम यानी कि एक ही चीज को बार बार दोहराने की, मशीन की तरह काम करने की बात की जा रही है। कड़ा परिश्रम, हमें आज स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो कड़ा का परिश्रम भी यहाँ पर निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कारण और प्रभाव। इसी को तो साइंटिफिक दृष्टिकोण कहते हैं, यानी कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके संबंध में विश्वास रखने से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान के बारे में गलत है। पहला दिया गया, विज्ञान की प्रकृति को देखने का एक खास तरीका है। जाहिर सी बात है, विज्ञान की प्रकृति को देखने का खास तरीका, इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिफिक प्रोसेस जो होता है कि पहले अवलोकन किया जाता है, उसके बाद से चीज़ों को बार बार करके देखा जाता है, और जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसका एक खास तरीका है, एक खास स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करके वैज्ञानिक चीज़ें एक तरीके से खोज की जाती हैं। तो वही बात कहा जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे गलत वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, विज्ञान ज्ञान का तेजी से विस्तार करने वाला निकाय है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर चीज़ें बच्चे उसका कारण और प्रभाव ढूंढेंगे तो जाहिर सी बात है उसके बारे में और अर्थपूर्ण तरीके से सीख सकते हैं, यानी कि तेजी से इससे बच्चे के ज्ञान में विस्तार होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विज्ञान सीखने का एक अंतः विषय क्षेत्र है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विज्ञान हमेशा स्वतंत्र है। हमेशा स्वतंत्र यानी कि कहा जा रहा है कि विज्ञान अलग ही विषय है। तो विज्ञान में जो कुछ भी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन का भी यूज कर रहे होते हैं, तो स्वतंत्र कहाँ हुआ, विज्ञान में गणित भी है,
ठीक है, और ये कह रहा था कि विज्ञान हमेशा स्वतंत्र है, इस वजह से ये निगेटिव था, और चूंकि निगेटिव वाला ही हमसे पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के साथ प्राइमरी स्तर के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।